इन मुश्किलात का शिकार हैं। ये कॉन्फ्रेंस नहायत ही अहम मौके पर मुनक़िद हो रही है, बल्कि मैं तो इसे एक फैसला कुन मोड़ समझता हूं। पाकिस्तान की खुशहाली और सही मानों में एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए जरूरी है कि हम हर तरह की मसलियत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। और आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। और जो अभी ट्रेंड जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सेट किया है, इसी को आगे लेके चलना है। आप सब जानते हैं कि 73 बरस से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है। इन मसाइल की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं। मेरा भी तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की खिदमत में काफी ज्यादा है, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को, जो मैं वजह बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी निजाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतजाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। और हमारे आइन की इब्तिदा भी इन्हीं अल्फाज से होती है कि अल्लाह ताला ही कायनात का हाकिम मुतलक है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसके तय करदा हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला इख्तियार एक मुक़द्दस अमानत का दर्जा रखता है। आइन के मुताबिक हमारे जमहूरी निजाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही उसूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर ज़रब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। जब अवाम के मुक़द्दस अमानत में खयानत की जाती है और इंतखाबी अमल से पहले यह तय कर लिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है, इंतखाबात में धांधली से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और रही सही कसर हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में निकाल दी जाती है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अवाम को धोखा दिया जाता है और अवामी मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजुर्बात की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है कि कोई नुमाइंदा हुकूमत बन भी गई तो उसे हर तरह की साजिश के जरिए से पहले बेअसर और फिर फारिग कर दिया जाता है। इसमें यह भी परवाह नहीं की जाती कि इससे रियासती ढांचा कमजोर होगा, अक़वाम आलम में जग हंसाई होगी और अवाम का रियासती इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। ये बात पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि 73 साला
तारीख में एक बार भी किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हर डिक्टेटर ने औसतन 9 साल गैर आईनी तौर पर हुकूमत की, जबकि अवाम के वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को औसतन 2 साल से ज्यादा का अरसा शायद ही मिला हो। जर्नैलों की मुहिम जोई को रोकने के लिए 1973 के आइन में आर्टिकल 6 डाला गया, आर्टिकल 6, लेकिन उसके बाद भी 20 साल जर्नैली आमरीत के नजर हो गए। ख़वातीनो हज़रात और जनाब सदर, जब एक डिक्टेटर को आइन शिकनी के जुर्म में पहली बार अदालत के कटहरे में लाया गया तो आपने देखा क्या हुआ। क्या हुआ? मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जिस तरह हर माशल्लाह को अदालतों ने जायज करार दिया, डिक्टेटर्स को आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार दिया, 3-3 सालों के लिए दिया, उसी तरह 2 बार आइन तोड़ने वाले को बरियत का सर्टिफिकेट भी अदालतों ही ने दिया। उसे एक दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी जेल में ना डाला जा सका। पूरी दास्तान है मेरे पास, जो किसी वक्त सुनाऊंगा कि कहां से कहां ले गए, जबकि आइन पर अमल करने वाले अभी तक कटहरों में खड़े हैं और जेलों में पड़े हैं। हमारी तारीख में तकरीबन 33 साल का अरसा फौजी आमरीत की नजर हो गया। यहां सिर्फ एक डिक्टेटर पर मुकदमा चला, खसूसी अदालत बनी, कार्रवाई हुई, उसे आइन और कानून के तहत सजा सुनाई गई, लेकिन क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ? क्या मुजरिम गिरफ्त में आ गया? क्या सजा मिली? ये सब तो दूर की बात। हुआ तो ये कि अदालती सिरे से गैर आईनी करार दे दी गई। यहां कोई ये अनहोनी बात नहीं, यानी पाकिस्तान में ये कोई अनहोनी बात नहीं कि किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुर्म पर भी कोई कार्रवाई ना हो, और अगर हो भी जाए तो कोई उसे छू भी ना सके, और अगर कोई फैसला आ भी जाए तो सिर्फ सजा ही नहीं, अदालत को भी हवा में उड़ा दिया जाए। लेकिन आखिर कब तक? कब तक? इसके बरक्स उन सियासतदानों को देखिए जो अवाम के वोटों से वजीर आजम बने। कोई कत्ल हो गया, कोई फांसी चढ़ गया, कोई हाईजैकर बन गया, चोर और गद्दार करार दे दिया गया, किसी को जलावतन कर दिया गया, और कोई उम्र भर के लिए नाअहल हो गया। उनके गुनाह और सजाएं खत्म होने में आ ही नहीं रही। वो झूठे मुकदमात में अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के साथ पेशियां भुगत रहे हैं। दरअसल ये सलूक पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है, और सजा भी पाकिस्तान के अवामी को मिल रही है। आप में से अक्सर को हुकूमत का भी तजुर्बा है। आप जानते हैं कि अवाम की हमायत से कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, और किस तरह
عوامی نمائندوں کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے، کس طرح کردار کشی کا ایک منظم سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کس طرح قومی مفاد کے خلاف کسی سرگرمی کی نشاندہی کرنے پر انہیں ملک دشمن اور غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یا تو مارشل لا ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے، ایک پیرلل نظام چلتا ہے۔ غالباً ایک بار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اب معاملہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ سے آگے نکل کر اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ تک جا پہنچا ہے۔ عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرنے اور نتیجتاً متوازی یعنی پیرلل حکومت کا مرض ہی ہماری مشکلات کا اور ہمارے مسائل کی اصل جڑ ہے۔ دس از دی روٹ کاز آف آور پرابلمس، یہ جڑ ہے ہمارے مسائل کی، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری میں ہماری ساکھ ختم ہو کر رہ گئی۔ 2018 کے انتخابات کے بعد متعدد ملکی اور غیر ملکی اداروں کی طرف سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے۔ میں تو جیل میں تھا، لیکن خبریں مجھے سب ملتی رہی ہیں۔ بعض نے تو ان سیٹوں کی تعداد بھی بتائی جہاں دھاندلی کی وجہ سے نتائج تبدیل کر دیے گئے۔ ان حلقوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ان میں دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بیساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نااہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا۔ انتخابات ہائی جیک کر کے اقتدار چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے۔ ہم چند روپوں کی خاطر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے تو بڑی سے بڑی سزا کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کتنا سنگین جرم ہے، کیا کسی نے سوچا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ 2018 کے انتخابات میں گھنٹوں RTS کیوں بند رکھا گیا؟ گنتی کے دوران پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکال باہر کیا گیا؟ انتخابات میں دھاندلی کیوں کر کی گئی؟ کس کے کہنے پر کی گئی؟ کس کے لیے کی گئی؟ اور کون سے مفادات کے لیے کی گئی؟ اس میں سابق چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی جواب دینا ہوگا، اور جو لوگ بھی دھاندلی کے ذمہ دار ہیں ان سب کو حساب دینا ہوگا۔ محترم قائدین کرام، جناب چیئرمین، اس نااہل حکومت نے 2 سالوں میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے، یا جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، نہیں،
बात उससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज 0 से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था, वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवस्सित घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए, वाकईतन बम बन के गिरते हैं। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सीपैक सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं। और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्कियाती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। और मैं खुले अल्फाज में ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ऐसे ममालिक अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहते, खास तौर पर उस वक्त जब आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हों। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन ऐसी परेशान कुन खबरें आती रहती हैं जिनसे अवाम को अमन व अमान से मुताल्लिक दरपेश परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस आने के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संगदिल पुलिस अफसर का है जो बुनियादी इंसानी इकदार से भी महरूम है। उसका बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियां कौम की बेटी के बजाय अपने चहेते पुलिस अफसर के साथ है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। जोग्राफियाई एतबार से भी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी अवामी उमंगों और मुल्की मफादात से हरगिज मुतसादम नहीं होनी चाहिए। खरबों रुपए के नुकसान और हजारों जानें कुर्बान करने के बावजूद हम कभी फैटफ और कभी किसी और कटहरे में खड़े शर्मनाक सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। जब कश्मीर का नाम जुबान पर आता है तो 73 साल से दी जाने वाली कुर्बानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला
तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी का नहीं हुआ। अब भारत ने एक गैर नुमाइंदा और गैर मकबूल और कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है और हम एहतजाज भी न कर सके। दुनिया तो क्या अपने दोस्तों की हमायत भी ना हासिल कर सके। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हम आलमी तन्हाई का शिकार हो गए? क्यों आज हमारी बात दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्यों हमारे दरीना और शाना बशाना खड़े होने वाले साथी ममालिक क्यों हमसे दूर हो गए? शाह महमूद कुरैशी ने किस मंसूबे के तहत वो बयानात दिए जिनसे हमारे बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब की दिलशिकनी हुई? पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक की दिलदारी से एतराज करना चाहिए। ओआईसी एक अहम अदारा है जिसकी अफादियत तयशुदा है। पाकिस्तान ओआईसी के बानी ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ मिलकर ओआईसी को मजबूत करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्यों हमारे इंतहाई करीबी ममालिक भी आज हम पर एतमाद करना छोड़ गए। ये बहुत जो है ये फिक्र की बात है, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। इस पे जरूर गौर होना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह की हुकूमत होगी तो फिर यही कुछ होगा और आपकी खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बना के रख दिया गया है। ख़वातीनो हज़रात, वक्त आ गया है कि इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। अगर इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिविल हुकूमत के गिर्द किस तरह के शिकंजे कस दिए जाते हैं, किस तरह ऐसी कार्रवाइयां हो जाती हैं जिनका वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं होता। खुद मोहतरम जरदारी साहब को भी इसका इल्म है कि ना वज़ीर आज़म को ना सदर को इल्म होता है और फिर उन कार्रवाइयों की भारी कीमत रियासत को अदा करनी पड़ती है। 4 साल पहले अक्टूबर 2016 में कौमी सलामती के अमूर पर बहस के दौरान जब तवज्जो दिलाई गई कि हमारे दोस्तों समेत दुनिया भर के ममालिक को हमसे शिकायत है और हमें अपना एहतसाब खुद करते हुए ऐसे इकदाम करने चाहिए कि दुनिया हमारी तरफ उंगलियां ना उठाए, तो उसे डॉन लीक्स बना दिया गया। एजेंसियों के एहलकारों पर मुश्तमिल जेआईटी बनी। अंदाजा कीजिए, जेआईटी बनी। सबूत तो किसी के खिलाफ कुछ न था, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनों के हाथों हमें और मुझे भी गद्दार और मुल्क दुश्मन ठहरा दिया गया। वज़ीर आज़म के अहकामात को एक मातहत इदारे के एहलकार की तरफ से की गई ट्वीट में रिजेक्टेड यानी मुस्तरद का टाइटल अता कर दिया गया। आपको सब याद होगा। सीपैक को नाकाम बनाने का सिलसिला 2014 में उस वक्त शुरू हुआ जब धरनों के जरिए चीन के मुअज़्ज़िज़ सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया गया।
چین ہمارا دیرینہ اور مخلص دوست ہے جو پاکستان کے ساتھ ہر موقع پر شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات مزید مستحکم کرنے میں اور سی پیک کے حوالے سے صدر شی جن پنگ کا کردار قابل تعریف ہے۔ سی پیک کا یہ عظیم منصوبہ حکومت کی اسی نااہلی کی نظر ہو رہا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں نظر آ رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سی پیک کے ساتھ پشاور کی بی آر ٹی جیسا سلوک ہو رہا ہے، جہاں کئی سال بیت گئے، منصوبے سے کئی گنا زیادہ رقم غرق ہو چکی، مگر نتیجہ آج بھی نظروں سے اوجھل ہے۔ آئے دن کبھی دوران سفر بسوں میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی بارش ناقص تعمیر کا پول کھول کر رکھ دیتی ہے۔ یہاں نیب کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے اس ادارے کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ادارہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ یہ ادارہ نہیں بلکہ اندھے حکومتی انتقام کا اعلی کار بن چکا ہے۔ اس کے کئی سینئر اہلکاروں کے گھناؤنے کردار فاش ہو چکے ہیں۔ اس ادارے کا چیئرمین جاوید اقبال اپنے عہدے اور اختیارات کا انتہائی نازیبا اور مذموم استعمال کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، مگر نہ تو کوئی انکوائری ہوتی ہے، نہ ایکشن لیا جاتا ہے، اور نہ ہی شفافیت کے دعوے دار عمران خان پر کوئی جوں ریگتی ہے۔ اس کے باوجود یہ شخص ڈٹائی سے اپنے عہدے پر براجمان انتقام کے ایجنڈے پر دھڑلے سے عمل کرتا ہے، لیکن بہت جلد انشاءاللہ ان سب کا یوم حساب آئے گا انشاءاللہ۔